जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल सोल्जर वॉइस में आप सभी का स्वागत है। भारत को अमेरिका की तरफ से नाटो प्लस में शामिल करने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इससे पहले भारत को नाटो में भी शामिल करने की बात की जा रही थी। आज इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर भारत नाटो में चला जाता है या नाटो प्लस में शामिल हो जाता है तो भारत को उसका क्या फ़ायदा होगा और अमेरिका नाटो प्लस या नाटो में भारत को शामिल करके क्या फ़ायदा देखना चाहता है। इसके लिए हम जाने माने एक्सपर्ट मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ सर के पास चलेंगे, जो कि अपनी आवाज़ बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से रखते हैं और जिनकी आवाज़ हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी सुनी जाती है। उनकी राय को माना जाता है। सीधा सर के पास चलते हैं, क्या कुछ सर कह रहे हैं उनसे बात करते हैं। आप जय हिंद मेजर जनरल हर्ष हर्ष कक्कड़ सर, जय हिंद। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, एक बार फिर से समय देने के लिए। दरअसल कल एक बड़ा अहम मुद्दा सामने आया तो मुझे लगा सर से मैं बातचीत करूं और इस चीज को समझने की कोशिश करूं। सर, यूएस कांग्रेस में एक प्रस्ताव लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नाटो प्लस जो है, जिसमें ऑलरेडी 5 कंट्रीज हैं, उसमें इंडिया को भी लिया जाए। किस प्रकार से आप इस प्रस्ताव को देखेंगे और क्या आने वाले फ्यूचर में नाटो भारत की भी जरूरत बनने वाला है? पहली बात, ये जो प्रस्ताव आया ये इसलिए आया क्योंकि हमारे देश का जो पावर है, इकोनॉमिक, मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, अगर आप तीनों को ले लो तो वो फैल रहा है पूरी दुनिया में। अब आप प्रधानमंत्री का रिसेंट विजिट G7 को ले लो या फिर पापुआ न्यू गिनी को ले लो या ऑस्ट्रेलिया ले लो, जो इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, ग्लोबल साउथ जो गरीब देश है वो इंडिया की तरफ देखते हैं सपोर्ट के लिए, मदद के लिए। तो इंडिया का एक पार सा बन रहा है इस इलाके में। दूसरी बात, अगर आप देखो, इंडिया बहुत कम देशों में से है जो आसियान के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है, चाहे वो वियतनाम के टेरिटोरियल वाटर्स में हो, पर उसके ऊपर चाइना का भी क्लेम है। जी जी। तो इंडिया जैसे उसका पार फैल रहा है, जैसे उसको दुनिया मान रही है, तो इंडिया को बाहर रखना या अलग रखने से यूएस को पता है कि फायदा नहीं होगा। अब नेटो प्लस का मतलब ये नहीं है कि ये देश नेटो के साथ मिलकर लड़ाई करेंगे या नेटो के साथ मिलकर हिस्सा लेंगे। इससे टेक्नोलॉजीज ओपन हो जाती हैं, ट्रेनिंग ओपन हो जाती है, तो बहुत कुछ और जो इंडिया अभी ढूंढ रहा है, काफी कुछ इंडिया के लिए खुल जाता है प्लेटर पे, क्योंकि आप एक खास अलाय हो, आप एक ट्रस्टेड दोस्त हो और आपके साथ ये शेयर करने में बाकी देशों को कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो जो पहले प्रॉब्लम था टेक्नोलॉजीज का, ये वो सब दूर हो जाएगा। और अगर आप देखो, एशिया से साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश है, तो इंडिया भी साथ आएगा। और मेरे ख्याल ये एक बहुत सही कदम है, क्योंकि उनको भी पता है कि बिना इंडिया के सपोर्ट कोई देश साउथ चाइना सी या फिर जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो कहते हैं, वो नहीं हो सकता। अगर आपको इस इलाके में आना है तो आपको इंडिया के साथ अलाई करना है, तो ऑटोमेटिकली इंडिया को ये प्रिविलेज देना, ये ऑनर देना, ये लॉजिक बनता है। ठीक है, मैं जो समझ पाया हूं अभी तक आपकी बात से कि अगर हम नाटो प्लस में शामिल होते हैं तो नाटो के जो सैन्य मिशन होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि हम अपनी सेना भेजें, और अगर हमारे लिए जरूरत पड़ती है तो ये जरूरी नहीं है कि नाटो हमारी मदद के लिए सेना भेजे। देखो, नेटो का नेटो का रोल है वो अलग है। उसके लिए आपको नेटो मेंबर होना पड़ेगा। नेटो मेंबर बेसिकली यूरोपियन देश है और नॉर्थ अमेरिका से यूएस और कनाडा है। ये नेटो प्लस है, यानी कि नेटो के देश जो उनके साथ बाकी जो 5 देश हैं जो प्लस हैं, उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब है। इनमें ये नहीं है कि आप नेटो के साथ मिलके, जैसे नेटो अभी इन्वॉल्व हो रहा है यूक्रेन में और आप भी यूक्रेन में इन्वॉल्व हो गए, नहीं होगा। ठीक है, ये फर्क है दोनों के अंदर। ठीक है, लेकिन एक चीज और, इस बयान से पहले जो नेटो में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि हैं जूलियन स्मिथ, उनकी तरफ से कहा गया था कि नेटो के
डोर जो है इंडिया के लिए हमेशा ओपन है। इंडिया जब चाहे उसमें एंट्री कर सकता है। तो क्या अमेरिका की तरफ से या नेटो की तरफ से ये कोशिश भी की जा रही है, चाहे नेटो प्लस की बात हो, कि इंडिया को नेटो में लिया जाए ताकि चाइना का काउंटर और आसान हो? देखो, नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, वो जी, बिल्कुल। हमारा इलाका है ही नहीं। नेटो एशिया की तरफ नहीं आएगा, ये उनका इलाका नहीं है। जी, ठीक है। तो जब ये आप इनके साथ मिल जाते हो, इसमें फर्क पड़ जाता है ट्रेनिंग का, जॉइंट ऑपरेशंस का, बाकी चीजों का। ठीक है। अब जब नेटो अगर किसी स्टेट पे कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा यूएस और चाइना का, नेटो का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके, नेटो इसलिए आएगा, अगर लड़ाई शुरू हुई इसलिए आएगा क्योंकि नेटो का वो जो सेक्शन 5 है, जी, अटैक ऑन वन, बाकी सब के ऊपर अटैक माना जाएगा, वो बिल्कुल। ये नेटो प्लस के लिए नहीं इन्वॉल्व हो रहा। नहीं तो जी, नेटो प्लस क्यों करना है? अब जी, नेटो ही करो। जी। नेटो प्लस अलग बात है। जी, जी। एक चीज़ और है, लेकिन मैं जो है ना हर्ष कक्कड़, जो मैं समझना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि अ, हाल ही में चीन की तरफ से सेंट्रल एशिया में एक मीटिंग बुलाई गई और रूस के तमाम अलाई जो थे, उसमें जो आस-पास के उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तमाम कंट्री उसमें शामिल हो गए। जिसमें एक चीज़ साबित होगी कि आने वाले वक़्त में अब एशिया के अंदर जो है चीन बिग ब्रदर होगा, बिग पार्टनर होगा, रूस जूनियर पार्टनर होगा। क्या आपको नहीं लगता कि रूस की जो एक चुनौती थी, चैलेंज था, उसको नेटो धीरे-धीरे खत्म कर रहा है और उसका फ़ोकस अब चीन की तरफ होगा? और अगर चीन की तरफ फ़ोकस होगा तो भारत और चीन के बीच भी एक ज़बरदस्त टकराव चल रहा है, तो भारत को भी नेटो की ज़रूरत होगी और नेटो को भारत की ज़रूरत होगी, क्योंकि चीन नेक्स्ट टारगेट होगा नेटो का। देखो, चीन का बेसिकली नेटो के इंडिविजुअल नेशंस जो यूरोप के हैं, जर्मनी, फ्रांस, इनका जो ट्रेड टाइज चीन के साथ है वो बहुत ज्यादा है। हुँ, ये अभी भी एज इंडिविजुअल नेशंस या एज यूरोपियन यूनियन, जब चीन के साथ वो अगर कुछ चीन की कंपनीज के ऊपर अगर सैंक्शंस लगाने को खड़े थे, ये देश मानने को तैयार नहीं थे। तो इनका क्योंकि पर्सनल ट्रेड का इन्वॉल्व, और ओके। इन लोगों को अपनी इकोनॉमी बचानी है। तो ये रहा यूरोप की बात। जहां पे सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में हमेशा झगड़ा रहा है चीन का और रशिया का कि कौन डोमिनेट करेगा। ये पुराने सोवियत यूनियन स्टेट्स हैं। ठीक, इंडिपेंडेंट होने के बाद ये रशिया के साथ अभी भी सिक्योरिटी एग्रीमेंट पे है। ठीक है। तो इनकी सिक्योरिटी का की जिम्मेवारी रशिया की है। चीन यहाँ पे कोशिश कर रहा है अपना बेल्ट रोड इनिशिएटिव पुश करने, ओके। अपना इधर डोमिनेशन करने, बेसिकली इकोनॉमिक की तरफ से। मिलिटरीली चीन कर नहीं सकता। चीन जी, की ये भी कोशिश है कि वो यहाँ पे अपने आर्म्स सप्लाई करे और रशिया को मार्केट से बाहर निकाले। अब जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, रशिया का फोकस शिफ्ट हुआ है। इस फोकस शिफ्ट होने से चीन ये अपॉर्चुनिटी ले रहा है। ये जो 5 देश है, ये जी, लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। बिल्कुल इनके सर। पास कोई आउटलेट नहीं है सी के लिए। तो या जी, ये रशिया के थ्रू जाए या चीन के थ्रू जाए। इसलिए इंडिया रशिया भी बात कर रहा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का, जिससे कि ये देश लिंक हो जाए इंडिया के साथ। जी, तो ये जो सिनेरियो है अभी, इसके अंदर चीन अपने आप को अ, डोमिनेशन करने की कोशिश कर रहा है। और अभी जब रशिया डाउन हो जी, रहा है यूक्रेन वॉर के कारण, तो चीन चीन बड़ा पार्टनर तो बन ही रहा है और रशिया उसका जूनियर पार्टनर है। बिल्कुल। देखिए, इन फ्यूचर अगर भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एक माना जाता था कि रूस की तरफ से एक प्रेशर चीन पे क्रिएट किया जा सकता था। वो अब लग रहा है कि शायद रूस वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले वक़्त में भारत को नेटो जैसे कंट्रीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि जिस प्रकार से चीन अपनी मिलिट्री का बिल्डअप कर रहा है, अमेरिका भी की भी साँसें फूल रही हैं उसका मुकाबला करने के लिए। भारत के लिए आसान होगा सर, अकेले रहकर लड़ना? देखो, हर देश को एलाइज चाहिए। जी, एलाइज आपके साथ लड़े ना लड़े, बात एक है। मेन फायदा है कि आपको इंटेलिजेंस मिले, आपको टेक्नोलॉजी मिले, आपको ग्लोबल सपोर्ट मिले, और कुछ फॉर्म में आपको मदद आए, मिलिटरीली मदद आए।
अब रशिया चीन के ऊपर सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर पहले लगा सकता था। अब जो रशिया एम्बेसडर है दिल्ली में, उसने एक नहीं 3-4 बार बोल चुका है कि मैं हमारे दोनों दोस्तों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट में रशिया बीच में नहीं आना चाह रहा। अब इसका मतलब रशिया दूर रहेगा। तो वो जो आप सही बोल रहे थे कि जो प्रेशर रशिया की तरफ चाइना पे आता, वो अब नहीं है, और बिल्कुल। प्रेशर सिर्फ डिप्लोमेटिक आता। उसीलिए इंडिया अभी वेस्ट की तरफ अलाइड है, और जब बिल्कुल। इंडिया वेस्ट की तरफ अलाइड है, तो वेस्ट का जनरल मिलिट्री अलायंस एंटी चाइना है। तो इंडिया अब एक एंटी चाइना बैंड वैगन के ऊपर बैठ गया है। बिल्कुल। सो ऑटोमेटिकली चाइना के लिए इंडिया एक रॉन्ग अलायंस या एक एंटी चाइना अलायंस का मेंबर है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये बात है, और ये बात अभी सही, और ये इंडिया के लिए ऑप्शन और कोई नहीं है, यही है। एक चीज और सर, क्योंकि लॉर्ड ऑस्टिन जो है रक्षा मंत्री अमेरिका के, वो भी जून के हफ्ते में भारत आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जून में अमेरिका जाने वाले हैं। क्या ये भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं जितने क्लोज हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उस लिहाज से हम देखें, और क्योंकि ये भी कहा जाता है साथ ही साथ कि अमेरिका एक ऐसा अलाई नहीं है जिसपे भरोसा किया जा सके, तो कितना भरोसा बदलते समीकरण के लिहाज से किया जा सकता है अमेरिका पे? देखो, जो जब ये विजिट होगी, जो लॉयड की विजिट है अगले हफ्ते, और जो पीएम मोदी की विजिट है 22 जून को, ये विजिट में कुछ मेजर डील साइन होंगी। ओके। पॉसिबली नेक्स्ट वीक जब लॉयड इधर है, तो ये GE-104 इंजन जो हमारे तेजस को ऑपरेट कर रहा है, प्लस जो हमारे फ्यूचर एयरक्राफ्ट है तेजस मार्क 2 और AMCA के लिए ईयरमार्क किया है, उसका मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया विद ठीक सर। इंडियन पार्टनर शुरू होगा। फिर ड्रोन्स का डील फाइनलाइज होगा। अब अगर हम GE-104 इंजन अपने लिए चुन रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो फिर ऑटोमेटिकली यूएस फाइटर एयरक्राफ्ट नेवल शिप्स के लिए, और जो हमें 114 फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए एयरफोर्स का, जो जो अपग्रेडेशन के लिए विद टाइम, अब वो भी उसी उसी इंजन्स को इस्तेमाल कर रहा हो, GE-104, तो हमारे लिए बहुत फायदा है, क्योंकि बेस इंजन या बेस मेंटेनेंस एक ही होगा। ओके। सो इसीलिए ये जो डील्स क्लियर होगी, इंडिया यूएस के साथ प्रॉक्सिमिटी डील्स होगी। अच्छा, जो बाकी देश जिसको यूएस वेपन्स देता है, जैसे पाकिस्तान को दिया, वो सब एड के नीचे दिया है। अब जब एड के नीचे देते हो, आप उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो कि यहां अच्छा। नहीं होगा, वहां नहीं होगा। जब आप पेमेंट पे देते हो, आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर वो रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। जैसे पाकिस्तान के अंदर यूएस के एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है हर एयरफील्ड में, ये चेक करने कि वो उनके F-16 कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, ओके। किस टास्क के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। उनका 24/7 यूएस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है हर एयरफील्ड में जहां पे F-16 है। वो इंडिया के साथ नहीं होगा, ठीक। क्योंकि हमने पेमेंट करके लिया है, हमने कहीं डोनेशन में नहीं लिया। पर थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शंस होंगे, पर ठीक। इतना नहीं होगा जो हमारे एम्प्लॉयमेंट को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है सर। लेकिन कितना आज अमेरिका को एक अलाई सहयोगी हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? क्योंकि हिस्ट्री कुछ अमेरिका की ऐसी रही है कि ज़्यादा ट्रस्ट कर नहीं सकते हैं। अब अमेरिका को अलाई चाहिए, इंडिया को अलाई चाहिए, जब दोनों को अलाई चाहिए और दोनों की रिक्वायरमेंट एक है, तब रिलेशनशिप का फर्क है। ओके। पर जब एक को चाहिए और दूसरे को नहीं चाहिए, तब सिचुएशन बदल सकती है। अब एक आखिरी सवाल, मैं समझ गया सर, एक आखिरी सवाल जो मैं समझना चाहता हूँ। चीन के लिहाज से हम अमेरिका के साथ जा रहे हैं, मजबूरी भी है, और अमेरिका भी हमारे साथ आ रहा है चीन के लिहाज से। ये तस्वीर मुझे क्लियर हो चुकी है, लेकिन क्या इस तस्वीर को हम रूस को क्लियर कर पा रहे हैं? क्योंकि नाटो को लेकर और वक्त-वक्त पे हम रूस का ऐतराज़ देखते रहे हैं।
भारत और अमेरिका के रिलेशन और नाटो के रिलेशन को लेकर? क्या हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं उसको? देखो, रूस का भारत के साथ और रूस का चीन के साथ अलग रिश्ते हैं। ठीक है, भारत और चीन का अलग रिश्ता है, भारत और यूएस का अलग रिश्ता है। किस प्रकार से आप उनको अलग रखो। आज हम ओके, ईरान के साथ हमारी दोस्ती है, यूएस के साथ है। बिल्कुल, यूएस और ईरान का झगड़ा है। हमारी इजराइल के साथ दोस्ती है, ईरान के साथ दोस्ती है। ठीक, दोनों अलग अलग है। किस प्रकार से आप दोनों को संभालो, एक दूसरे के खिलाफ ना प्ले करो, किस प्रकार आपकी डिप्लोमेसी इसको मैनेज करेगी, ये सवाल है। अभी तक बहुत ठीक ढंग से किया है और पॉसिबली आगे भी करेंगे। चलिए चलते